आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं एक बात कि ये जो चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम है, यहाँ से आप देखो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, ये हालांकि फैक्टोरियल का यूज बहुत जगह आता है और ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत अलजेब्रा में बहुत इसका यूज है ना, और बहुत सारे फार्मूलाज को प्रूव करने के लिए भी बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ जो पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम, वो आपको एयरफोर्स के लिए ही पढ़ना है। तो बहुत ही अपन अच्छे ढंग से इसको कवर करेंगे। यहाँ इस चैप्टर पे ध्यान देना, क्योंकि इसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर आपकी आएगी वहाँ पे इसके लिए बहुत सारा यूज होने वाला है, बहुत यूज होगा इसका, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही प्यारा और अच्छा चैप्टर है। इसे बहुत बेसिक तरीके से बहुत ही ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम के बारे में क्या है, इस चीज को समझिएगा। बाइनोमियल थ्योरम अगर देखा जाए तो हम अपने बचपन से ही इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम को, ठीक है। अगर बाइनोमियल थ्योरम के बारे में समझो, चाहे थोड़ा सा इसको कोरिलेट करने की कोशिश करो, तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, है ना। तो ये चीज अपन पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं तो स्क्वायर और क्यू तक तो हमें याद होता है। अब हमें इसका लार्ज एक्सपेंशन पढ़ना है कि लार्ज रूप में इसको कैसे समझना है, कैसे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए कि जब मैं बोलूँ आपसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। जब मैं आपसे पूछा कि a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलेंगे ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर एंड प्लस बी क्यू, है ना। ये दो फार्मूला है, आप इस ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला, ठीक है। अब यहां से एक बात मैं आपको बता दूं कि जब यहां पे आप देख रहे हैं कि a प्लस बी दो टर्म है और पावर में क्या है 2 है ना, यानी इसके पावर में 2 है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आपके सामने आ रहे हैं, ये एक टर्म, दो टर्म एंड 3 टर्म आ रहे हैं ना। तो जब पावर में 2 था तो नंबर ऑफ टर्म की बात करें, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, कितना आ रहा है बताइए, तो 3 आ रहा है ना। जब यहां पे देख रहे हैं क्या कि पावर में यहां 2 था तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है। यहां पे पावर में कितना है, 3 है। तो नंबर ऑफ टर्म देखते हैं, 1 2 3, है ना, एंड 4, यानी बोला जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, तो बोलेंगे 4 आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर मैं वही चीज बोलूं कि यदि a प्लस बी का होल पावर n हो तब क्या होगा, है ना, यानी a प्लस बी का होल पावर कितना हो, n हो, तो उस कंडीशन में एक एक्सपेंशन बनेगा, है ना। एक्सपेंशन आपके सामने ये होगा, एक्सपेंशन बढ़ेगा ये प्लस के साथ, एंड तब ये जाके कितना टर्म होने वाला है, तो बोलोगे कि कितने टर्म होंगे, तो n प्लस 1 टर्म्स होंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कितना टर्म्स होंगे, n प्लस 1 टर्म्स होंगे। इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, है ना। समझ में आ गया ये चीज। अब एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे कितने a प्लस बी का होल पावर n था, तो नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या कितनी हुई, तो n प्लस 1 हुई। जैसे कि आपसे अगर कोई पूछे एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ यहाँ से और मैं आपसे बोलूँ कि x प्लस वाई का होल पावर कितना है, 100 है, तो इसके पदों की संख्या यानी कि इसमें कुल कितने टर्म्स आएंगे उसका ध्यान रखें, यानी नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे आपके सामने, नंबर
ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 101। क्लियर है चीज? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो 101 होंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 101। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ दूं यहां से कि a प्लस बी के होल पावर में कितना है? 500 है ना? तो बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 501। क्लियर है? तो अब जैसे ये बाइनोमियल थ्योरम की तरह स्टार्टिंग में बिल्कुल बेस से लेकर चल रहा हूं आप लोगों को। दो संख्याएं पावर में कुछ भी है, नंबर ऑफ टर्म्स की आपसे पहला छोटा सिंपल सा सवाल यही आ सकता है कि यदि इसको एक्सपेंस करें, इसको बढ़ाएं, है ना, इसको तोड़े, तो अब तोड़ना कैसे? से प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यों मैंने किया था ना, वैसे तोड़ना है इसको। तो इतना लंबा तो तोड़ नहीं सकते आप, है ना? तो आपसे सिंपल सा पूछेगा कि बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे। ठीक है, तो आप बोल देंगे कितना? एक जोड़ के पावर में, ये नंबर ऑफ टर्म्स आपका हो जाएगा, है ना? अब चलिए दूसरा कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं। दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट आप ऐसे देखिए यहां पे कि मान लेते हैं कि वहां पे तो दो पद थे, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां पे कुछ ऐसे हो, ax1 हो, चाहे ax ले लो आप, है ना, ax प्लस by प्लस cz प्लस dw के पावर में मान लेते हैं n है, ठीक है। पावर में कितने हैं? n है ना। अब इस तरह के जब अगर बात आए आपके सामने, जो पदे अलग अलग हों, बिल्कुल पद क्या हों? अलग अलग हो, एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करते, है ना। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, वहां तो 2 था, पावर में n था, तो हमने n+1 कर दिया। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे देखो क्या होगा, पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो r मान लो कितना? 4 है। n कितना है? तो n ही है। पावर में कितना है? तो n है, यानी पावर कितना है? तो n। पावर कितना है आपके सामने? n है ना। तो इस कंडीशन में आपको लगाना होगा n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। याद रखना इस बात को, है ना। NCR अभी समझाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। जब भी आपके सामने ax प्लस by प्लस cz प्लस dw, मान लेते हैं यहाँ पे 10 टर्म हो, तो r की जगह कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ठीक है। पावर में n कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 40 50 100। आपको ये n प्लस r माइनस 1 का कॉम्बिनेशन लेते हैं किससे? r माइनस 1 से, ठीक है। मान लेते हैं कि अब आप सोचोगे कि NCR का मतलब क्या होता है, अभी पढ़ना है, बहुत सारी बातें इस पे पढ़ना है, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं, बस आपको ये फार्मूला याद रखना था, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आप ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है? रिमेंबर रखना है, ठीक है। इस पे सवाल भी अपन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपसे बोला जाए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर आप सवाल ले लो यहां से, x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल पावर कितना है? 4 है, ठीक है। तो अब यहां पे कितनी संख्या है? 3 संख्या है, उसके पावर में कितना है? 4 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है यहां पे कि फाइंड करें क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को आप क्या करें? फाइंड करें, ठीक है। तो बताइए यहाँ 1 2 3, r की जगह कितनी है? 3 है। n की जगह कितना है? तो n की जगह आपके सामने 4 है। मैं क्या बोला था? 4 प्लस 3 7 माइनस 1 6, c 3 माइनस 1 2, तो 6c2 आपके सामने आया। 6c2 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6, है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि डायरेक्ट इस बार आप n/2 कर देंगे, यानी 100/2, और आपका आंसर कितना आएगा? 50। क्लियर है? तो यहां तक आप चीजें समझ चुके होंगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है।
तभी आपको ये जो मैंने अभी आपको नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बताया, 3 कंसेप्ट मैंने अभी आपको स्टार्टिंग से बताया है, ठीक है। इन तीनों कंसेप्ट को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगे। इन्हीं 3 में से कोई अगर आपसे नंबर ऑफ टर्म्स का कंसेप्ट पूछे तो इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा, है ना, और आप इससे आसानी से डील कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो कंसेप्ट हमारा है वो है फैक्टोरियल का। क्या है? फैक्टोरियल। चलिए फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा जानते हैं। फैक्टोरियल क्या है? अब फैक्टोरियल तो ये तो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इसका मैथ के अंदर मीनिंग क्या है इस चीज़ को समझिए, ठीक है। फैक्टोरियल को दर्शाने का, जैसे कि मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 5 लिखो, आप क्या लिखो? फैक्टोरियल 5 लिखने के लिए बोल दे कि फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 लिखे, है ना। तो आप इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका तो आप इसे ऐसे लिखें या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये तो लिखने का तरीका हो गया। फैक्टोरियल 5 को एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखने का आपका तरीका है, ठीक है। लेकिन अब इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग को समझो। जैसे कि मैं बोलूँ कि फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 5 गुने 4 गुने 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब ये हुआ। आप फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, है ना। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इसका मीनिंग होता है कि जो भी संख्या दी हुई है वहाँ से लेके 1 तक का कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन, वहाँ से n तक का कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। क्लियर है चीज़? अब देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके सामने फैक्टोरियल n की बात आ जाए, फैक्टोरियल n की बात आ जाए तो स्टार्ट करेंगे n इंटू n-1 इंटू, है ना, n-2 इंटू, आगे बढ़ेंगे कहाँ तक? तो कहीं ना कहीं 3 भी आएगा, उसके बाद से 2 भी आएगा और 1 भी आएगा, लास्ट 1 तक गुना करना है, ठीक है। फैक्टोरियल 1, है ना। अब देखिए फैक्टोरियल से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 होती है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि फैक्टोरियल क्या -2, तो बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब कि निगेटिव संख्याओं का फैक्टोरियल नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आपके सामने कि 2/3 का फैक्टोरियल निकालो, ये भी क्या है? नॉट डिफाइंड है। क्लियर है? मतलब कि फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल अगर माइनस का फैक्टोरियल लेना हो किसी भी संख्या का तो वो नॉट डिफाइंड है। फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। कुछ फैक्टोरियल का मान आपको याद कर लेना चाहिए जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है। जैसे कि रिमेंबर करिए इसे, याद करिए इसे। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है? तो 6, 3 2 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है? तो 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? तो 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है? तो 720। एंड फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी होती है? तो 5040। 5040, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टोरियल का मान है जिसे आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए क्या होगा? यूजफुल होगा, काम करेगा, ठीक है। अब बात आती है एनसीआर की, ठीक है। आपने फैक्टोरियल समझ लिया
अब इसके बाइनोमियल के अंदर एनसीआर टर्म यूज होता है, तो उसके बारे में आप समझिए, ठीक है। एनसीआर क्या होता है, वहां से अब आपके सवाल धीरे धीरे स्टैंडर्ड पकड़ना स्टार्ट करेंगे। यदि आपसे पूछे एनसीआर तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। ये चीज कुछ इस प्रकार से डिफाइन होता है ना। अब यहां से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 5C3 का फैक्ट निकालो, 5C3, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको 5 गुने 4, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू इसलिए किया कि फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, यानी आपका आंसर कितना है? 5 दूना 10। क्लियर है? आप इस तरह से फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी इसी चीज को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझाऊंगा, उस चीज को समझना। उस चीज क्या है? यदि आपसे कुछ इस प्रकार से हो, कंसेप्ट ये है यहां से कि NCR जो होता है वो हमेशा बराबर होता है किससे? NC(n माइनस R) के, ये बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखना। अब मैं इस चीज को समझाता हूं कैसे। NCR बराबर होता है NC(n माइनस R)। अब ये चीज करने से थोड़ा हमारा फैक्टोरियल का कंसेप्ट आसान हो जाता है। कैसे? देखो, अगर आपसे बोले कुछ इस प्रकार से कि 7C4 बराबर है 7C, 7 में से 4 गया 3 के। कैसे? देखो, आप इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 में से 4 जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। अब इस चीज को यहां पे भी देख लो, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल 4। बात दोनों बराबर हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। यहाँ फैक्टोरियल 7, यहाँ फैक्टोरियल 7, यहाँ फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 4, यहाँ पे फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि NCR जो है बराबर होगा किसके? तो NC(n माइनस R) के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? NCR जो होता है आपके किससे? NC(n माइनस R) के इक्वल होता है। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं आपसे कभी कभी ऐसे आ जाए, है ना, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जैसे आपसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ, कैसे आप फटाफट करेंगे। मान लेते हैं कि 8C6 है, यहाँ पे 8C6 है, तो आप इसको 8C2 भी लिख सकते हैं, है ना। 8C क्या लिख सकते हैं? 2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 8C2 है ना, तो आप देखिए अब यहां से इसको करिए, 8 को 2 बार लिखिए। कैसे? तो 8 और 7, 8 से शुरू कीजिए और 2 ही टर्म तक लिखना है। नीचे कितना है? 2 है, तो 8 से शुरू करके 2 ही टर्म तक लिखिए, यानी कि 8 गुने 7, और नीचे कितना है? 2, तो 2 गुने 1। आप देखिए अब इसी चीज को कितना आसान तरीके से हमने सॉल्व कर दिया ना। जैसे कि आपसे दे यहाँ पे पहला था ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे आ जाए कि 14C12 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 14C2, 14 में से 12 गए 2। अब आप इस चीज को देखिए सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? तो 14 को 2 बार लिखिए, यानी कि 14 1 हो गया, यहाँ पे 2 है तो 2 ही टर्म ऊपर आएगा, गुने 14 के बाद क्या आता है? 13 अपॉन 2 था तो 2 गुने 1।
क्लियर है ये चीज? ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मान लेते हैं कि सपोज दैट, तीसरा एग्जाम्पल जो कंसेप्चुअल एग्जाम्पल है आपके लिए, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप कोई क्वेश्चन क्या करते हो, सॉल्व करते हो, और आपका आंसर, सपोज दैट आपका आंसर जो आ रहा है वो 16C13 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 16C13 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ए नंबर ऑप्शन 16C12 है ना, बी नंबर ऑप्शन 16C15, सी नंबर ऑप्शन 16C3 एंड डी नंबर ऑप्शन 16C4। आपका आंसर क्या आया? 16C13। लेकिन जो आपके सामने चार ऑप्शन ये दिए हुए हैं, ये कुछ इस प्रकार से दिए वो सवाल का आंसर। तो 16C13 को अपन क्या लिख सकते हैं? 16C 16 माइनस 13 यानी 3। यानी कि ये जो दोनों चीज़ें हैं आपके लिए, बिल्कुल ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये और ये क्या है? इक्वल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16C13। ठीक है, क्लियर हो गया चीज़। तो एनसीईआर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एनसीईआर का एक्सपेंशन कैसे करते हैं ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट यहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को समझिए। ठीक है, कुछ दूसरी बातें यहाँ पे जो आपको रिमेंबर करने वाली होगी। ठीक है, NC0 NC0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। NCN की वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है। अब बोलोगे सर ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। NC0 बराबर यहाँ से तो बोल सकते हैं कि NC0 बराबर NCN होगा। कैसे? तो N माइनस 0N है ना। उस तरह मैं बोलूं कि NC1 बराबर होगा NCN माइनस 1 के, है ना। उस तरह बोलो कि NC2 बराबर होगा किसके? तो NCN माइनस 2 के बराबर होगा। क्लियर है? एंड सो ऑन, आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक और कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ और फिर हम कुछ प्रश्न करेंगे। कंसेप्ट क्या है देखिए आपके सामने कि ये चीज आपने समझ ली आसानी से। ठीक है, तो आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले कंसेप्ट और समझते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट आपके लिए क्या है? यहाँ पे देखिए, कंसेप्ट ये आपके सामने कि NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर होता है N प्लस 1CR के। अब इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ से सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको सवाल, पहले तो आप इस चीज़ को समझिए है क्या। यहाँ पे जो दोनों आर हैं, ये जो दोनों आपके सामने क्या दिए हुए, एक ये आर और ये है। ठीक है, ये दोनों कैसे नंबर है? तो कंजुगेटिव। कंजुगेटिव नंबर्स, कंजुगेटिव नंबर्स, कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार संख्या। क्या होता है? लगातार संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ मान लेते हैं 6 हो तो यहाँ कितनी होनी चाहिए? 5। चाहे यहाँ पे अगर मान लेते हैं 7 हो तो ये कितनी होनी चाहिए? 8। जब इसका जो वैल्यू लिखेंगे आप, जब इसकी जो वैल्यू लिखेंगे आप, तो ये जो इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं 6 और 7 है तो 7 यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे n की जगह 8 है तो यहाँ पे n प्लस 1 बस एक 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंसेप्ट पे हम सवाल करने वाले। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। 12
C2 है ना, प्लस 12C11, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं क्या 12C2 को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 12 माइनस 2 10, प्लस 12C11 को लिख सकता हूँ 12C11। बोलो बताइए, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, दो कंजुगेटिव नंबर n भी मान बराबर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 1 13 C। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 11। आप 13 से 11 लिख सकते हैं। चाहे आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 13C, 13 में से 11 गया 2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया चीज। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका से आप इसको लिख सकते हैं। और ये रहा आपका क्या आंसर, आपका आंसर ये रहा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं। चलिए अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 13C7 प्लस 13C6 प्लस 13C8 है ना, ये आपके सामने है। अब इसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूं कि 13 6 7 36 है ना, तो आप इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, आप इन दोनों से लिख सकते हैं 13 नहीं, क्योंकि n+1 हो जाएगा ऊपर, NCR -1, यानी आप इन दोनों से सिर्फ मिला के, आप इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, 14C, ठीक है, 14C। एंड यहाँ पे कितना है, 6 है, और यहाँ पे 7 है, तो दोनों में जो बड़ी संख्या होगी ये होगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 30 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 14 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपके सामने 40C7 है और ये 14C8 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 14C8। अब बताइए इसको क्या करेंगे, तो 14C7 14C8 है ना, तो 14 14 कितना हो गया 15C। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 15C7। दोनों बातें इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। क्लियर है चीज, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए मैं आपको और भी बातें बताता हूं, ठीक है। देखिए अगला सवाल आपके लिए कुछ इस प्रकार से है, तीसरा सवाल 15C8 प्लस, ठीक है, प्लस 2 × 15C9 प्लस 15C10 आपके सामने कुछ इस प्रकार से। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 15C8 प्लस 2 × 15C9 प्लस 15C10 है, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए, 15C8, ये दो बार 15C9 है, तो मैं दोनों को अलग लिख लेता हूँ, 15C9 प्लस 15C9 एंड प्लस 15C10, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, और इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, ठीक है। 15C8 प्लस 15C9 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 16C9, प्लस का साइन है तो प्लस दे दिया, 15C9 50C10, तो इसको लिख सकते हैं 16C10। अब हम इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं क्या, 17C10 लिख सकते हैं ना। चाहे आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 17C7। क्लियर है। तो आप इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है चीज। चलिए आइए एक सवाल और करते हैं, ठीक है।
अगला सवाल आपके लिए इस प्रकार है, सिग्मा n बराबर 1 से कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है ना, n 50 माइनस n c 3 है, प्लस यहाँ पे आपके सामने है 45 c 4, ठीक है, 50 माइनस n c 3 प्लस 45 c 4, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्या हो, चलिए सबसे पहले हम n का मान पुट करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 50 माइनस 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 49 c 3, उसके बाद से यहाँ 2 रखेंगे तो 48 c 3, फिर आएगा कितना 47 c 3, 46 c 3, n इज इक्वल टू 5 तो 45 c 3, एंड लास्ट में आपके सामने है 45 c 4। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो हमने इस चीज को लिख लिया। अब देखिए अगर मैं इन दोनों के बदले लिखूं तो क्या लिखूंगा, इन दोनों के बदले, तो इन दोनों के बदले लिखूंगा 45 c, क्या लिखूंगा 46 c 4, NCR प्लस 1 चाहे r माइनस 1 कर दो, बराबर क्या होगा n प्लस 1 CR, है ना, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 4 है, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं बोलूँ यहाँ से कि यहाँ पे शायद 4 होना चाहिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब जो अगला आपके सामने टर्म आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा 46 c 3 प्लस 46 c 4, आप इसको क्या लिख सकते हैं 47 c 4, है ना, फिर आपके सामने कुछ ये आएगा, आप इनको क्या लिख सकते हैं तो 48 c 4, फिर अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 49 c 4, एंड इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा तो 50 c 4, क्या आएगा 50 c 4। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा 50 c 4, क्या आएगा आपका आंसर 50 c 4। क्लियर हो गया ये चीज, है ना। अब मान लेते हैं आपके सामने कुछ ऐसे भी सवाल ऐसे दे सकता है, पांचवा सवाल आपके लिए है, इसी चीज को ऐसे लिख सकता है, पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल कुछ कॉम्बिनेशन में आपके ऐसे रहेगा C N R, ठीक है, प्लस C N और R प्लस 1, N R प्लस 1, R प्लस 1 एंड प्लस C N R प्लस 2। देखिए ये कभी कभी सवाल आपके सामने इस फॉर्म में भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, तो ये फॉर्म ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे, दोनों बात एक ही है। सवाल आपके सामने इस फॉर्म में रहेगा, इसी चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं NCR प्लस N C R प्लस 1, है ना, प्लस आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं NC R प्लस 2, ठीक है। ये दोनों बात एक ही है, ये दोनों बात क्या है आपके लिए बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये दोनों बात बिल्कुल आपके लिए सेम है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। सवाल इस फॉर्म में भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, क्लियर है।
ऐसे आए चाहे ऐसे, आपको लिखना ऐसे है चाहे करना भी इसी फॉर्म में, इसी चीज़ को सोच के चलना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि NCR प्लस NCR प्लस 1 प्लस NCR प्लस 2 है, तो आप इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, समझिए यहाँ पे NCR है और NCR प्लस 1 है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताइए, इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे N प्लस 1 C, ठीक है, N प्लस 1 C R प्लस 1 लिख सकते हैं, बताइए N प्लस 1 C R प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने क्या है, NCR प्लस 2 है, ठीक है, NCR प्लस 2। सॉरी यहाँ पे एक चीज छूट गया था, 2। चलिए इस सवाल को फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस प्रकार से है, 5वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा, CNR प्लस 2C NR प्लस 1 प्लस NCNR प्लस 2। देखिए या तो आपके सामने सवाल ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। ऐसे सवाल देगा तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे, या आपका कन्वर्सेशन कैसे होगा, कन्वर्ट करेंगे इसको, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं NCR, एक ही बात है, प्लस 2 इंटू NCR प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 तो नहीं है यहाँ पे, NCR प्लस 2। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है लिखने का, ठीक है। अब देखिए आप अब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करिए, कैसे करेंगे देखिए, आप इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में अलग तरीके से कर दें। आप इसको लिख सकते हैं NCR प्लस NCR प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं प्लस NCR प्लस 1, क्यों, क्योंकि 2 बार है तो दोनों को अलग अलग लिख दिया, प्लस NCR प्लस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या मैं इन दोनों से क्या लिख सकता हूँ बताइए, इन दोनों से और इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों से लिख सकता हूँ, इन दोनों में बड़ी संख्या R प्लस 1 है, यानी कि N प्लस 1 CR प्लस 1 है ना, लिख सकता हूँ मैं इसमें। इन दोनों की बड़ी संख्या अपने को लेनी है, N प्लस 1 आएगा यहाँ पे आपके सामने आएगा N प्लस 1, ठीक है, N प्लस 1 CR प्लस 1, और यहाँ पे क्या है प्लस में, ऊपर में फिर से N है तो N प्लस 1 कर देंगे C, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो R प्लस 2, ठीक है। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे C नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी N प्लस 1 है, यहाँ पे भी N प्लस 1 है, C R प्लस 1 R प्लस 2, तो आप ऊपर क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो R प्लस 2, तो R प्लस 2 तो नीचे आएगा ही, ऊपर में एक जुड़ जाएगा, यानी कि N प्लस 2 CR प्लस 2, क्लियर हो गया। आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यानी कि इस चीज़ को आप एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे आएगा आपके लिए, ठीक है, N प्लस 2 CR प्लस 2, ठीक है। ये रहा आपका क्या आंसर, क्लियर है, ये रहा आपका आंसर। तो देखिए इतना आपने अभी तक जो समझा है, ठीक है, अभी तक जो आप चीज़ों को समझे हैं उस चीज़ के हिसाब से मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बाइनोमियल थ्योरम का क्या बताया, तो बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो मैंने आपको बताया। क्या क्या बताया आपको आज, नंबर ऑफ टर्म्स बताएं, फैक्टोरियल बताया, कॉम्बिनेशन यानी कि NCR से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कराएं, और NCR के कुछ कंसेप्ट को भी बताया, ठीक है। जो मैंने बताया है बिल्कुल आप डिट्टो इसी तरीके से अगर नोट्स बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो मेरा विश्वास है कि आपसे सवाल नहीं छूटेगा और सारे कंसेप्ट आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा ये चीज़ें, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी कंसेप्ट आपको डायरेक्टली बताया, उस चीज़ को प्रूव किया है या फिर प्रूव ऐसे भी समझा दिया है छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पे लेके, ठीक है।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ प्रूव ही करनी है, छोटे एग्जाम्पल पे भी चीज़ें सेटिस्फाइड करके आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इस बात को समझ लीजिए आप लोग। इनको आप अच्छे से एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि मैंने तो स्लाइड में बताया है ना। जब आप कॉपी में इसको लिखेंगे तो मुश्किल से 3 पेज में, आपके 2 या 3 पेज में ये सारी कंसेप्ट आ जाएंगे, सारे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर जब आप उसे रिवाइज करोगे ना, तो मेरा पूरा वादा है, पूरा विश्वास भी है इस बात पे कि आपको अभी तक की जो सारी चीज़ें हैं वो समझ में बिल्कुल आ जाएंगी, और इन्हीं एग्जाम्पल्स में से भी अगर आने वाला होगा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास।